केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 7। टॉपिक है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। There are two words, matter and surroundings. आपकी सराउंडिंग क्या है? What is meaning of surrounding? आपके चारों ओर, अगल बगल, ऊपर नीचे, वो सराउंडिंग है। आपके सराउंडिंग में ही हम सारे बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ। आपके सराउंडिंग में ही आपकी ये बुक्स हैं और जिस आसन पर आप बैठे हैं वो आसन भी आपके सराउंडिंग का ही एक भाग है। ये फर्श, दीवारें, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, टेबल, रॉड, चौक, ये सब आपके सराउंडिंग में उपस्थित वस्तुएं हैं। तो जो कुछ आपके सराउंडिंग में दिख रहा है सब कुछ मैटर है। मैटर किसे कहेंगे? हाउ टू डिफाइन ए मैटर? एनीथिंग, कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम हो, अर्थात वो सम स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसमें मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, स्थान घेरता है। जैसे सपोज कर लो ये छोटा सा डस्टर पीस ही है, ऐसे बहुत से वुडन पीस इसमें हम रखने लगें तो धीरे धीरे इस कमरे का स्पेस कम होता जाएगा और स्पेस भर जाएगा, पूरा कमरा भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुद कुछ जगह घेर रहा है। जैसी इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है उसके हिसाब से यह जगह घेर रहा है। मोटा बेबी ज़्यादा स्पेस घेर रहा है और पतला बेबी कम स्पेस घेर रहा है। तो ज़्यादा स्पेस घेरने वाले यहाँ बैठे हैं। तो मैटर इज, एनीथिंग इज मैटर जिसमें दो क्वालिटी हो, वो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसमें मास हो। इज लाइट मैटर? इज लाइट ए मैटर? पूरा कमरा तो रोशनी से भरा हुआ है, लाइट से भरा हुआ है, तो क्या लाइट मैटर है? इज लाइट ए मैटर? क्वेश्चन। Is light itself is a matter? Answer will be no. Light is not a matter. क्यों? क्योंकि लाइट में कोई मास नहीं है। लाइट में कोई मास नहीं है, इसलिए लाइट मैटर नहीं है। इज गोलू ए मैटर? यस, इट हैज मास एंड आल्सो ऑक्युपाइज सम स्पेस टू सिट हियर। ठीक है? तो
ये सब कुछ मैटर है। मेरा चश्मा, मेरी शर्ट, आपकी बुक्स, पेन्स, सब मैटर हैं। तो मैटर के लिए केवल दो चीज होना ही जरूरी है। वॉल्यूम, इट मीन्स ऑक्युपाइज स्पेस, एंड मास। कुछ चीजें हमें दिखती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। जैसे हमको एयर तो दिखती नहीं है, लेकिन एयर भी ऑक्युपाइज स्पेस। एयर को भी रखने के लिए स्पेस चाहिए, और एयर में भी मास है। एग्जाम्पल, जैसे हम किसी टायर में हवा भरते हैं तो टायर फूल का जाता है, और हवा भरने के बाद उसका मास चेंज हो जाता है ड्यू टू एयर। इसका मतलब एयर में मास है, और एयर भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। बैलून बड़ा हो गया क्योंकि वह एयर भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास is called matter. Why light is not a matter? Because it has no mass. Now, is smell a mass? No. Smell एक अनुभूति है। घृणा करना एक अनुभूति है। किसी से आप चिढ़ते हैं तो आप उससे दूर भागते हैं, तो वो एक गुण है, एक प्रॉपर्टी हुआ, वो मैटर नहीं है। स्मेल, हेट, लव, ब्यूटी, रफनेस, ये सब मैटर नहीं है। बात समझ आ गई? अब सेकंड पॉइंट है, मैटर में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए हमने मैटर को पढ़ने की ठाना। मैटर को हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिसको आप लंबे समय तक पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं मैटर के। जैसे हार्डनेस ऑफ सॉलिड। किसी पुल पर आपने लोहे की बीम देखा होगा। गाड़ियों का लोड संभालने के लिए, लोगों का लोड संभालने के लिए वन पिलर टू अनदर पिलर हम आयरन बीम लगाते हैं। वो बीम गैस और लिक्विड की नहीं हो सकती, किसी सॉफ्ट मटेरियल की नहीं हो सकती, वो हार्ड मटेरियल होगा। तो सॉलिड में एक प्रॉपर्टी है कि उसको हम दबाएं, प्रेस करें तो प्रेस नहीं होता, या बहुत इनफिनिटेसिमल होता है, बहुत कम होता है। वो हार्डनेस है। उसको हम रगड़ें किसी चीज़ पर तो उसकी हार्डनेस का हमें कुछ अंदाज लगता है। हार्डनेस कैसे टेस्ट करते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे, कैसे टेस्ट करते हैं हार्डनेस किसी मटेरियल का। लेकिन सॉलिड है तो वो हार्ड है, लिक्विड हार्ड नहीं है। डेंसिटी के बारे में आपने सुना होगा। हर एक मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगली बात, प्रेशर। एयर में प्रेशर है। हम टायर में, वॉलीबॉल में हवा भरते हैं तो हवा के कारण उसमें प्रेशर डेवलप होता है। भरते हैं हवा, डेवलप होता है प्रेशर। तो प्रेशर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रेशर इज नॉट ए मैटर।
प्रेशर itself is not a matter, but pressure is property of matter. टायर में हवा भरेंगे तो हवा तो मैटर है, लेकिन उसके वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है वो प्रेशर मैटर नहीं है, वो प्रेशर मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह बहुत गहरे पानी में भी प्रेशर ज़्यादा होता है। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, जिसे आप धीरे धीरे ऊंची कक्षाओं में जाते जाएंगे और हम आपको परिचित कराते जाएंगे। अब है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, नींबू का स्वाद आपको खट्टा लगता है तो नींबू का रस आपके मुंह में जाकर कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, तो सावरनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ लीमन। लीमन जूस इज ए मैटर, बट सावरनेस इज नॉट ए मैटर। सावरनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मरचा एक दिन खिलाया था आपको, स्वाद याद होगा। तो मिर्चा पाउडर तो मैटर है, लेकिन उसका तीतापन प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह शुगर तो मैटर है, लेकिन उसका स्वीटनेस एक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ शुगर है। मेडिसिन इफेक्ट, सिर दर्द हो रहा था, एक टैबलेट सेरिडान आपने खाया, थोड़ी देर में आपका दर्द खत्म हो गया और आप डान की तरह उछलने लगे। खाया आप सेरिडान, थोड़ा देर में सिर दर्द गायब हो गया, आप थोड़ा देर के लिए बन गए डान। या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिन्स। Several medicines, there are several chemical properties. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे। और अभी आपने देखा वैक्सीन की खोज के लिए पूरा वर्ल्ड साइंटिस्ट लग गए, खोजो जल्दी, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इंतजाम करो। तो जब ये पढ़ाई पढ़ा और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते उस ऊंचाई पर पहुंचा, तब वो इस काबिल बन गया कि वो दवा का आविष्कार कर सकता है। तो ये साइंस पढ़नी पड़ती है। अगली बात हम देखेंगे मैटर को। मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles known as atoms or molecules. Every matter is constituted by many minute particles. Be attentive. उन माइन्यूट पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम और मॉलिक्यूल। ओनली वन नेम, व्हाई नॉट ओनली वन नेम? जो सॉलिड प्योर मेटल देख रहे हैं आप, जैसे आयरन रॉड, प्योर आयरन रॉड और प्योर सिल्वर रॉड, प्योर गोल्ड रॉड। ये जो मेटालिक सॉलिड्स हैं, यदि इनको आप
सैंड पेपर से रगड़ें तो देखेंगे बहुत से पार्टिकल्स गिरे मिलेंगे आपको। वो पार्टिकल्स कहाँ से आ गए? दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ सॉलिड। एक आयरन रॉड को धीरे धीरे मैं किसी स्टोन पर ऐसे रगड़ना शुरू करूं तो धीरे धीरे आयरन रॉड छोटी होती जाएगी और अंत में आपके हाथ में बहुत स्मॉल पीसेस का आएगा। वो पीसेस कहाँ चले गए? वो पीसेस इस रॉड के रूप में नहीं हैं, बल्कि वो बिखर गए। एवरी मैटर, चाहे वो पेपर है, क्लॉथ है, तो ये जो अभी मैंने बताया कि ये जो सॉलिड रॉड्स हैं, मेटालिक रॉड्स हैं, ये तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट को हम एटम कहेंगे। लेकिन कोई और मटेरियल है, जैसे शुगर हुआ, चॉक हुआ, साल्ट हुआ, many crores of such materials are there in our surrounding. इनके पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल। अब आगे देखेंगे एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। जब हम पढ़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी एटम से ही बने होते हैं, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल में मोर देन वन एटम होते हैं। तो मॉलिक्यूल की साइज एटम से थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि ये मेनी एटम्स से कॉन्स्टिट्यूटेड है। इसके बावजूद एटम इतना छोटा है, एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे हैं कि इनको हम किसी भी विधि से देख नहीं सकते। सुन रहे हो ना? सुनना बेटा कठिन है। जब आप यहाँ फोकस करेंगे, मेरे साथ बात पर विचार करते जाएंगे, तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप विचार करते चलें और आपके मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन उभार लेता है तो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकें। इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि किसी भी टाइप के एटम या मॉलिक्यूल को हम किसी भी विधि से देख नहीं सकते, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस को हम प्रूफ करेंगे कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। इसका प्रूफ है हमारे पास। हम आपको पार्टिकल दिखा नहीं सकते, एविडेंस है हमारे पास कि वो पार्टिकल से बना हुआ है। इसका प्रूफ हमारे पास है। तो इन एटम और मॉलिक्यूल्स को साइंटिस्ट लोग तो देखे होंगे, जब हमने ये लिखा है देख नहीं सकते,
तो जितनी बड़ी बड़ी तेरी आँखें हैं उतनी बड़ी बड़ी आँखें साइंटिस्ट की भी होती हैं। साइंटिस्ट की आँखें कोई स्पेशल टाइप की तो होती नहीं। और तू भी भविष्य का साइंटिस्ट हो सकता है। अभी तू बच्चा है, कल के भारत का तू अनेक क्षेत्रों में हीरो है। अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है। कुछ लोग तो जज बनने के लिए बैठे हैं। लेकिन हाँ, तमन्ना है तो क्यों नहीं करेंगे आप? तमन्ना है, मेहनत मांग रही तमन्ना, मेहनत करनी पड़ेगी, उस ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी। तो डेली हमें 4-5 घंटे डेली स्वाध्याय के लिए समय डेली निकालना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं ये लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? यदि खुद मतलब समझ में नहीं आया तो आप टीचर को कंसल्ट करिए, आपको उसका अर्थ वो अवश्य बताएंगे। यहाँ एक बात बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम या तो एटम कहते हैं या तो मॉलिक्यूल कहते हैं। और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम किसी भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते और किसी ने देखा नहीं है। मैंने भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो को नापा है लैब में, लेकिन मैंने भी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं, नापा हूं जरूर। चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय थॉमसन मेथड, ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट छात्र करते हैं, छात्र जीवन में हमने किया, लेकिन हमने मैटर को नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा। तो हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, उससे हम करते हैं और उसके आधार पर हम कहते हैं ये सारी बातें हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स में हम वही बात ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर चुके हैं। जो बातें हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किए हैं और अल्टीमेट ट्रूथ तक नहीं पहुंचे हैं, उस चीज़ को हम बुक्स में नहीं लिखते, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते, हम समाज को नहीं बताते। जो हमको खुद जानकारी नहीं उसको हम खुद दूसरे को नहीं बताते। तो जो भी चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं। एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा है ऐसा हो रहा है, तब हम बुक्स में लिखते हैं और तब समाज को, छात्रों को बताते। यहाँ कोई भी गलत बात लिखने की जगह नहीं होती। अब हम ये देखेंगे एक एग्जाम्पल। प्रूफ। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट एक मैटर का नाम है। जैसे पानी एक मैटर का नाम है, पत्थर दूसरे मैटर का नाम है, गोलू तीसरे मैटर का नाम है, लंबू चौथे मैटर का नाम है, छोटू पांचवें का नाम है। हर एक मैटर का नाम अलग अलग है। उसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट एक मैटर है और इसका केमिकल फार्मूला KMnO4 लिखा जाता है। इन शॉर्ट इसका केमिकल फार्मूला है।
अब सवाल उठता कैसा होता है? KMnO4 के क्रिस्टल्स दाने दाने के रूप में ऐसे होंगे, इतने बड़े 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 दाने होंगे, और ये रेडिश ब्राउन होते हैं, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के ग्रैन्यूल्स हैं। एक पार्टिकल इसका ले लें हम, ग्रैन्यूल छोटा सा, जो बाजरे के दाने के बराबर होता है या सरसों के दाने के बराबर होता है। एक ग्रैन्यूल, एक टुकड़ा, एक कण, लेकिन ये तो विजिबल है, आंख से दिखाई दे रहा है। लेकिन समझो इस एक कण में, इसका नाम है पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल है KMnO4 का। इसमें इस तरह के बहुत टाइनी होगा, यह लिखने में इतना बड़ा है लेकिन ये इतना छोटा होगा मॉलिक्यूल कि उसको तुम आँख से देख नहीं सकते। और इस एक ग्रैन्यूल पार्टिकल में 10⁻18 मॉलिक्यूल होंगे और ईच मॉलिक्यूल का नाम यही होगा, खरबों। खरबों है। एक पार्टिकल में इसके ऐसे ऐसे खरबों मॉलिक्यूल है। अब दूसरा हम देखेंगे, एक बीकर में क्लियर, एक टेबल पर ऐसे हमने रखा और इसमें हमने वाटर रख दिया। वाटर इज कलरलेस। वाटर का अपना कोई कलर नहीं है। वाटर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? जिसके हम आर पार देख सकें। जैसे खिड़की में लगा हुआ ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन खुद यह दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है। दीवार के उस पार की चीज़ें आप देख नहीं सकते, इसलिए दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन खिड़की में लगा हुआ ग्लास प्लेट ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसके उस पार की चीज़ों को हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट उसको कहते हैं जिसमें से लाइट पास हो जाए, तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो यदि इसमें से लाइट हम इधर टॉर्च जलाएं तो लाइट उधर निकल जाएगी। सो वाटर इज ट्रांसपेरेंट और वाटर इज कलरलेस। वाटर का अपना कोई कलर नहीं है। अब हम यह देखते हैं कि इस KMnO4 का एक पार्टिकल इसमें हमने डाला, तो एक पार्टिकल यहां हमने डाला। अब धीरे धीरे यह होता है कि इसके चारों तरफ का पानी रंगीन होने लगता है, गुलाबी होने लगता है, पर्पल होने लगता है। इसके चारों ओर का पानी धीरे धीरे गुलाबी होना शुरू होगा और ये पानी बढ़ता जाएगा, गुलाबी रंग बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे पूरा पानी गुलाबी हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तभी हुआ होगा जबकि इस पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स धीरे धीरे इसके अंदर चले गए हों, तभी ये पूरा का पूरा पानी पर्पल कलर्ड हो गया। इसका मतलब है कि इसके पार्टिकल्स
पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स चल रहे हैं और पूरा पानी में फैल गए। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, देखना, इसके साथ मैटर पार्टिकल्स इन मीडियम मोशन, ये हम प्रूव करेंगे और यहाँ ये भी देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कोई भी बात हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री में कहनी है तो हम उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। जैसे चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बीकर में हमने पानी लिया, क्लियर वाटर, और इसको मार्क किया ए, इस पर हमने निशान लगा लिया वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल। सपोज कर लो 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर, 1 लीटर हमने वाटर लिया और एक क्रूसिबल में हमने 100 ग्राम ऑफ शुगर लिया। क्रूसिबल में अलग से हमने 100 ग्राम शुगर ले लिया। अब इसको हम इसमें पोर डाउन करते हैं, पूरी शुगर को इसमें हमने डाल दिया। तो जिस समय शुगर आप इसमें डालेंगे तो कुछ देर के लिए वाटर लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, पॉइंट बी तक चला गया। क्यों? क्योंकि शुगर ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक, अब वाटर लेवल बढ़ गया। किसी ग्लास रॉड, कोई ग्लास रॉड इसमें डालकर, ग्लास रॉड से आप इसको थोड़ा घुमाइए, धीरे धीरे देखेंगे आप पूरा शुगर डिसअपीयर हो गया। शुगर के दाने डिसअपीयर हो गए और वाटर लेवल फिर एज इट इज हो गया। फिर वाटर लेवल उसी लेवल पर मेंटेन हो गया आकर के। तो ये शुगर के पार्टिकल्स कहाँ गए, पता लगाओ, कहाँ गए? वाटर में डिसॉल्व हो गए। केवल इतनी बात कह देने से काम नहीं चलेगा कि डिसॉल्व हो गए। ये वैज्ञानिक तथ्य नहीं हुआ। हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो वाटर पार्टिकल थे उनके भीतर भी स्पेस था। ये वाटर पार्टिकल्स में भी स्पेस था। ये शुगर पार्टिकल्स इन्हीं स्पेस में जाकर के ये भी मूव कर रहे हैं। ये शुगर पार्टिकल्स भी उसी स्पेस में, पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह थी पहले से, और ये शुगर के पार्टिकल्स उन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाकर के छुप गए। ये हम कहेंगे, ये वैज्ञानिक चिंतन हुआ। केवल डिसॉल्व कर देना ये वैज्ञानिक चिंतन नहीं हुआ। एक उदाहरण ये देखो,
जैसे कुछ छोटे बच्चे, तुम्हारे विद्यालय के फील्ड में बहुत से छोटे बच्चे टहल रहे हों, हर बच्चे के बीच स्पेस है। और मैं यहाँ पर कुछ बॉल्स, कुछ फुटबॉल्स रख दूँ और वहाँ से हट जाऊँ, तो आप देखेंगे कि ये वॉलीबॉल्स दो बच्चों के बीच में ऐसे आसमान में भाग रहा है और ज़मीन पर एक भी बॉल आपको नहीं मिलेगा। सारे बॉल्स हवा में उड़ते आपको दिखाई दे जाएंगे। सभी बच्चे हे कर रहे हैं और बॉल्स खेल रहे हैं। बॉल्स ज़मीन पर आपको नहीं दिख रहा। क्योंकि वो बॉल्स तो दो बच्चों के बीच में स्पेस जो है उसमें चला गया। तो इसी तरह शुगर के पार्टिकल्स को लेकर वाटर के पार्टिकल्स वॉलीबॉल बना दिए हैं। वाटर पार्टिकल्स के बीच भी स्पेस है और उसी स्पेस में ही शुगर के पार्टिकल्स चले गए। इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। जिस समय आपने शुगर पोर डाउन किया उस समय तो मोमेंटरली थोड़ा वाटर लेवल बढ़ गया, लेकिन जब वो डिज़ोल्व हो गई शुगर तो वाटर लेवल फिर एज इट इज़ हो गया। इसका मतलब कि शुगर के पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के बीच की जगह में जाके भर गए। क्या पूरी जगह भर गई? ये तो हम नहीं कह सकते। हो सकता है बहुत सी जगह अभी खाली हो और शुगर डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था और उस स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स समाहित हो गए, उसी में डिसअपीयर हो गए, उस स्पेस में जाकर के अपनी जगह बना लिया। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। इवन इन सॉलिड स्टेट there is some spacing between from one atom to another atom. उसके बाद आगे बोलना तुम्हारी सीमा से बाहर हो जाएगा, इसलिए उसे नहीं कहना ठीक है। अब आगे हम देखेंगे थर्ड, मैटर पार्टिकल्स आर इन मोशन। हम कैसे प्रूव करें कि मैटर के पार्टिकल्स मोशन करते हैं, चलते हैं? पहला प्रूफ, कमरे में हमसे दूर किसी कॉर्नर में हमने सेंट की बोतल का कवर ढक्कन खोल दिया। मुझे पता नहीं था कि कमरे में कहीं सेंट रखा है, लेकिन धीरे से यदि उसका ढक्कन खुल गया तो धीरे धीरे वहाँ से सेंट यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये जो हमारी मशीन है तुरंत बताएगी कि सेंट इधर है, कहीं है। ठीक? तो सेंट तो हमसे कई मीटर दूर था, लेकिन उसकी स्मेल यहाँ आ गई। बरामदे में बैठे हुए दादा पहचान जाते हैं, ज्यों ही प्रेशर कुकर की सीटी खुलती है छौं, और चावल की खुशबू वहाँ तक बरामदे तक पहुँच जाती है। गोलू के छोला की जो खुशबू और दूर तक पहुँचती है। तो ये खुशबू दूर तक कैसे पहुँच जाती है? जब तक मैटर के पार्टिकल मोशन न कर रहे हों। इसका मतलब मैटर के पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। दूसरा प्रूफ,
एक इस ट्रे में हमने पानी ले लिया, स्टैंडिंग वाटर है, ट्रे का वाटर स्टैंडिंग है, और इसमें किसी फूल के कुछ पराग कणों को हमने ऐसे हाथ से इकट्ठा किया। उन पराग कणों को पोलन ग्रेन्स, हमने पोलन ग्रेन्स ऐसे यहाँ डाल दिया। पोलन ग्रेन्स वाटर सरफेस पर हमने पोलन ग्रेन्स यहाँ डाल दिया। एंड यू वॉच इट फॉर सम टाइम। आप देखेंगे 1 घंटे के अंदर ये ग्रेन्स जो केवल इतनी जगह में रखे गए थे, वे ग्रेन्स फैलकर यहाँ तक हो गए। इतनी दूर में वे ग्रेन्स चले गए, फैल गए। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज इम्पोज्ड अपॉन इट। तो पहला आपने न्यूटन का नियम पढ़ा कि किसी वस्तु को चलाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। तो ये पराग कण चल तो दिए, इधर उधर बिखर तो गए, इनको बिखेरा किसने? बिखेरने वाला को तो हम देख नहीं रहे हैं कि किसने इनको छींट दिया। बिखेरने वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा कि किसने बिखेरा इनको। अब हम तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं कि जरूर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह का, वाटर के मॉलिक्यूल कभी इधर आएंगे कभी इधर जाएंगे। इसको कहते हैं मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन। वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह के रैंडम मोशन कर रहे होंगे, ये हमारा तर्क है। वाटर के मॉलिक्यूल्स इस ढंग से मोशन कर रहे होंगे जिनके टक्कर के कारण ये पोलन ग्रेन्स स्प्रेड ओवर हो गए। तो मॉलिक्यूल्स की यह इस ढंग के मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। मॉलिक्यूल्स के इस मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन, क्योंकि इस घटना को सबसे पहले ब्राउन ने, नाम था ब्राउन ने वॉच किया था। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के इस ढंग के मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये हमारा तर्क है। तो हमने यह प्रैक्टिकल प्रूफ किया कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन। ऐसे हम प्रूव करते हैं। तो एयर को, पूरी एयर को फ्लो करते देखा आपने, लिक्विड को फ्लो करते देखा आपने, सॉलिड को तो फ्लो करते आपने देखा नहीं। क्या सॉलिड स्टेट में भी सॉलिड के पार्टिकल्स मोशन में होते हैं? यस, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स
is in motion. Every particle of this universe is in motion. चाहे वो अर्थ हो, मून हो, हमारे प्लैनेट्स हों, सन हो, स्टार्स हों, एवरी सेलेस्टियल बॉडी इज अंडर मोशन. और सॉलिड स्टेट में भी पार्टिकल्स मोशन में होते हैं. एक एक्सपेरिमेंट हमने ये किया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है यार. एक गोल्ड की प्लेट लें आप, गोल्ड प्लेट, और इस गोल्ड प्लेट को एक लेड की प्लेट, लेड प्लेट के ऊपर गोल्ड की पत्ती रख दें और इस गोल्ड की प्लेट के ऊपर एक दूसरी लेड की प्लेट भी रख दें. अप्लाई ए गुड प्रेशर, इस पर हम एक गुड प्रेशर डाल दें और इन प्लेट्स को इन कांटेक्ट लेट देम रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम. कुछ समय के बाद, 2 दिन 4 दिन के बाद, महीनों बाद, बेटर होगा कि 1 आध महीने आप टाइम दें इसको. अब गोल्ड की प्लेट को आप निकालना चाहें तो देखेंगे कि लेड की प्लेट में वह एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करती है, अर्थात सट गई है. यदि उन दोनों प्लेट को हमने अलग कर दिया तो गोल्ड के पीले चमकते हुए बहुत से कण आपको लेड की प्लेट में ऊपर और कुछ पार्टिकल्स लेड की प्लेट में नीचे चमकते हुए आपको दिखाई देंगे. ऐसा कैसे हुआ? जब गोल्ड के पार्टिकल्स चले नहीं तो लेड के पार्टिकल्स के बीच में कैसे पहुंच गए? जब यहां से आप चले नहीं तो बनारस कैसे पहुंच गया? यदि आप बनारस में दिखाई दे रहे हैं तो चले होंगे तब ना गए होंगे, ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे आप? तो गोल्ड के पार्टिकल्स लेड के पार्टिकल्स के बीच में मिलते हैं. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है. इस आधार पर हम कहते हैं कि इवन इन सॉलिड स्टेट मैटर पार्टिकल्स आर इन मोशन. एयर में तो आपने देखा कि स्मेल ऑफ सेंट काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है. वाटर लेवल पर पोलन ग्रेन्स बिखर जाते हैं. ये प्रूफ है पार्टिकल्स के मोशन का. पार्टिकल्स को तो हमने देखा नहीं कि कब गया,
लेकिन फोन से मालूम हुआ कि इस समय यहाँ है, तो मालूम हो गया कि मोशन हो गया। ठीक, हमने तो देखा नहीं, तो पार्टिकल को तो आपने देखा नहीं, लेकिन पता लग रहा है कि वहां है, इसका मतलब मोशन कर रहा है। स्मेल आ रही है, इसका मतलब मोशन है। पोलन ग्रेन्स का बिखर जाना, स्कैटर हो जाना, ये प्रूफ है कि लिक्विड स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट ने तो हद कर दी, भाई सॉलिड के पार्टिकल्स भी मोशन में हैं। तो बच्चों तुम्हें बताऊं, जो मोशन में है, स्पीड है, वी है, और मैटर में मास है, तो समझो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, 12 mv²। एनर्जी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, एनर्जी है। तो व्हाट इज अटमोस्ट ब्यूटी, व्हाट इज अटमोस्ट ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स? इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बात क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बात क्या है? सुंदर बात कह रहा हूं। इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बात क्या है कि हर एक पार्टिकल में एनर्जी है। एनर्जी, एनर्जी हर पार्टिकल में है, क्योंकि हर पार्टिकल मूव कर रहा है और उसमें मास भी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी इस ब्रह्मांड के हर पार्टिकल में है, चाहे वो अर्थ है, मून है, सन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, वाटर है, गैस है, इवन सिंगल मॉलिक्यूल है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन देयर इज सम स्पीड इन पार्टिकल्स। So every particle has some energy associated with it. Every particle has some energy associated with it. कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ना हो। ये सबसे सुंदर बात है इस ब्रह्मांड की। हाँ,